बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा कि जिसने लाहौर के अंदर एक ऐसे हाल की तामीर करवाई कि जो अब तक शिकस्त व रेख्त का शिकार चला रहा था और अब जाकर हुकूमत ने उसकी मरम्मत का काम शुरू किया है। इसका बानी सर चार्ल्स ब्रैड लॉ और उसी के नाम से वो हाल लाहौर के मशहूर जो सड़क है रेटिगन उसके रोड के ऊपर वो वाक़या है और बड़े मुनफरिद स्टाइल की वो इमारत है। और उस इमारत को बरसीर के अंदर एक सकाफ़ती मरकज़ के अतबार से मुकाम हासिल रहा है, जहाँ सियासी समाजी इज्तिमात अक्सर औक़ात वहाँ होते रहे हैं। इसका पस मंज़र क्या है, इसका मुख्तसर सा ज़िक्र मैं आपसे करना चाहूँगा। सर चार्ल्स ब्रैड लॉ जो था वो इंग्लिस्तान का रहने वाला था, आज़ाद और लिबरल ख़यालात का मालिक था और सेकुलर था। और उसने कोई ज़्यादा इब्तिदा में तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता अपनी फ़िक्र और नज़रिए की बुनियाद पर वो इतना आगे बढ़ा कि उसने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। उस इलेक्शन में 1880 में उसको कामयाबी नसीब हुई और कामयाबी के बाद वो जब बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन के अंदर दारुल अवाम यानी पार्लियामेंट के अंदर उसने हलफ लेना चाहा, तो वो ज़ाहिर उस वक़्त का रिवाज था कि बाइबल के ऊपर हाथ रख कर वो हलफ लिया जाता था। नए अरकान जो मुंतखब होते थे, उसने इस अपनी मजहबी किताब के ऊपर हलफ लेने से इनकार कर दिया। चुनाचे उसको डी सीट कर दिया गया। डी सीट करने के बाद दोबारा उसने इलेक्शन लड़ा तो वो ज़्यादा वोटों से जीत गया। फिर वो हलफ की बात आई, उसने दोबारा बाइबल के ऊपर हलफ लेने से इनकार कर दिया, फिर उसको डी सीट कर दिया गया। तीसरी मरतबा उसने फिर इलेक्शन लड़ा और उस वक़्त बर्नार्ड शाह जो बड़े दानश्वर थे, ऐसी शख्सियात ने भी सर चार्ल्स ब्रैड लॉ की बड़ी हमायत की। चुनाचे वो पहले दोनों दफ़ा से भी ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हुआ और वो पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब हुआ। अब तीसरी मरतबा जब फिर उसने बाइबल पर वोट हल्फ लेने से इनकार कर दिया, तो अब जाकर स्पीकर ने और ईवान ने ये तरीक़ाकार बदल दिया और वो मजबूर हो गए कि बाइबल के ऊपर जो शख्स ना चाहे तो वो हल्फ नहीं ले सकता और ना ले वो। चुनांचे ये हम देखते हैं कि जो एक सदियों से रवायत चली आ रही थी, उस रवायत को तोड़ने का ये बाइस बना। इसकी तारीख़ को अगर हम देखें तो उससे पहले ये वही शख्स है जो 1849 में पंजाब के ऊपर अंग्रेज़ों के कब्ज़े से पहले एक सिपाही के तौर पर ये पंजाब के अंदर आता है, लाहौर में ठहरता है। यहाँ इसने पंजाब के कब्ज़े के बाद भी कुछ अरसा गुजारा तो महसूस किया कि ये जो नौ आबादियाँ हैं मुकामी लोगों के ऊपर ये बड़ा जुल्म सितम करती हैं और जो हुक्मरान हैं वो जालिम हैं। चुनांचे उसके ख़यालात इस तरह से और पुख्ता होते चले गए, तो वापस जब चला गया तो उस दौरान यहाँ पंजाब के अंदर और बरसगीर के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो थे वो शुरू हुए रेलवे लाइन बिछाने के। तो उसको एक प्रोजेक्ट जो था जो वेस्टर्न रेलवे के हवाले से शायद था, उसका एग्रीमेंट उसको हो गया, उसके साथ हुआ और उसी काम के सिलसिले में ये दोबारा हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर आता है और लाहौर को अपना मरकज़ बना लेता है। उसका क्या वतीरा रहा कि अपनी इनकम जो उसका नफ़ा था उसका एक ख़ास हिस्सा, बल्कि बहुत सारा हिस्सा वो मुकामी लोगों की वेलफेयर के लिए मुख्तस कर देता और लोगों के अंदर उठना बैठना आम रखता, उनकी फलाह बहबूद के काम करता। ये बात अंग्रेज़ों को गवारा नहीं थी कि हमारा एक शख्स इस तरह का ट्रेंड पैदा कर रहा है जो मुस्तक़बिल में उनके ख़िलाफ़ जा सकता है। वो आज़ादी की बात करता, लोगों के हकूक़ की बात करता, लोगों की फलाह बहबूद की बात करता था। चुनांचे उसने लाहौर के अंदर रेटिगन रोड के इलाके के अंदर बड़ा वसी और रीज़ रकबा ख़रीदा और समझा कि यहाँ सियासी समाजी सरगर्मियों के इज्तिमा के लिए उसको एक हाल बनाना चाहिए। उसने अपने हाल का मनसूबा बनाया, रकबा ख़रीदा, पैसा मुख्तस कर दिया। जब ये सारा मनसूबा हुकूमत के नोटिस में आया तो हुकूमत ने उसको लाहौर बदर कर दिया। लाहौर बदर कर दिया तो वो कश्ती में सवार होकर रावी के दरिया में जाकर बैठ गया। जब हुकूमत के कारिंदों ने उसको वो लाहौर बदरी का या मुल्क बदरी का परवाना उसको दिखाया तो वो कहने लगा, मैं तो आपका लाहौर छोड़ चुका हूँ, अब तो मैं पानियों के दरमियान में रहता हूँ, आपके लाहौर के दरमियान में तो नहीं रहता। तो इस तरह के तकरार से वो हुकूमत बड़ी सटपटाई तो बिलाखिर हुकूमत ने उसको गिरफ़्तार किया और उसको वापस इंग्लिस्तान भेज दिया। लेकिन पीछे से ये मनसूबा बजाय इसके कि वो ख़त्म करके जाता, उसने एक इंतज़ामी कमेटी और उसके भी बना दी और उसके हवाले सरमाया भी कर दिया। चुनांचे जो उस वक़्त के एक सियासी रहनुमा थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उनको इसका सरबराह बनाया और उनकी सरकर्दगी में जो इंतज़ामी कमेटी थी, उस इंतज़ामी कमेटी ने
हम देखते हैं कि 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में ये जो है हाल जो है वो तामीर करवा कर फिर एक जो पीछे से अधूरा मंसूबा था उसकी तकमील कर दी। ये हाल अपने ज़माने के अंदर बहुत लाहौर के अहम मराकज़ में शामिल रहा। इसमें बहुत सारे सियासी इज्तिमात भी हुए, इसमें बहुत सारी सकाफ़ती सरगर्मियाँ भी हुईं। उस ज़माने की बरसगीर की तमाम अहम मुग़न्नियाँ जो थीं वो वहाँ आकर अपने गाने गाती थीं। तमाम रकासाएँ जो थीं उन्होंने भी अपने फ़न का यहाँ मुज़ाहरा किया है। उसमें कायद आज़म, नेहरू, गांधी, अल्लामा इकबाल, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और इस तरह के लाला लाजपत राय वगैरह इस तरह के लोगों ने आकर वहाँ ख़ताब किया और वहाँ लोगों की निगाहों का वो मरकज़ बनते चलते रहे। हम देखते हैं कि ये वही बिल्डिंग है कि जिसके अंदर बाद अज़ां लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल तालीम के लिए ये इदारा कायम किया था। तो नेशनल कॉलेज जो था वो दो तरह की तालीम देता था, आम तालीम भी और टेक्निकल तालीम भी। तो इसी तारीख़ी कॉलेज के अंदर भगत सिंह और उसके जो दो साथी थे जिन्होंने बाद अज़ां सैंडर्स को कत्ल किया था लाला लाजपत राय के मरने के बाद, तो वो वाक़या फिर बड़ा इनकलाबी सरगर्मियों के वाले से मशहूर हुआ, यहीं से जन्म लिया। तो इसी इदारे के अंदर वो आकर पढ़ता था और 4-5 साल तक वज़ीर तालीम रहा। और इसी दौरान कि जब लाला लाजपत राय इस कॉलेज के सरबराह थे और वो सियासतदान भी थे, पंजाब कांग्रेस के वो सदर भी रहे, और साइमन कमीशन जब लाहौर आया 1927-28 में, तो वो फिर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर रेलवे स्टेशन में सब अमायदीन सियासी जो थे, ख़्वाह वो मुसलमान थे या हिंदू थे वो या सिख थे, वो वहाँ जमा हुए एहतजाज में। और उसी एहतजाज के नतीजे में पुलिस की लाठियों के नतीजे में सीने के ऊपर बड़ी गहरी चोटें और ज़रबें लगी लाला लाजपत राय को, और चंद दिन बीमार रहने के बाद वो वफ़ात पा गए, वो सुर्गबाश हो गए। तो इसी चीज़ का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह ने फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की और इनकलाबी सरगर्मियों का आगाज़ किया। फिर वो एक अलग दास्तान है। तो गोया कि ये जो ब्रेड लॉ हॉल है, ये रेटिगन रोड के आप अंदर जाएं तो पीछे एक दुकानों के पीछे छुपा हुआ ये हमें नज़र आता है, खुले अहाते के अंदर। तो उसके बाद जब इसकी पाकिस्तान बनने के बाद भी इसके अंदर कुछ टेक्निकल इदारा एक काम करता रहा था, लेकिन इमारत बसीदा होने की वजह से फिर इसको बंद कर दिया गया। तो अब जाकर हुकूमत को इसका ख्याल आया कि ये तारीख़ी इमारत है, इसको महफूज बनाना है, और इसको महफूज बनाने के अब इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। बहुत कम लोग उस तरफ जाते हैं चूँकि शारा आम नहीं है, पीछे की तरफ वो हाल मौजूद है। तो बहरहाल ये एक ऐसी तारीख़ी इमारत है जिसको महफूज बनाने की ज़रूरत थी।